दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे पटौदी विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि यहां से बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो नेता है जो टिकट की दावेदारी में सबसे मजबूत अपने आप को मान रहे हैं। वहीं हम आपको बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और 2019 के चुनाव में किसने किसको हराया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम आया है। और इन दोनों चुनावों का लोकसभा चुनाव की बात करें या 19 के विधानसभा चुनाव की बात करें, इन दोनों चुनाव का 2024 के विधानसभा चुनाव के ऊपर क्या कुछ प्रभाव रहेगा, इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी। जी, पटौदी विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 2019 का चुनाव परिणाम रहा है वो बहुत ही रोचक रहा है। बीजेपी की तरफ से सत्यपाल प्रकाश जरावता ने चुनाव लड़ा था और उनको 60,633 वोट मिले थे और वहीं उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र सिंह पहाड़ी को हराया था। यानी कि सत्यप्रकाश जरावता ने 36,580 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र सिंह पहाड़ी को हराया था। वहीं अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे दीपचंद जेजेपी के उम्मीदवार रहे थे, उनको 19,629 वोट मिले थे। और वहीं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चौथे स्थान पे रहा था, उनको सुधीर कुमार ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, 18,994 वोट उनको मिले थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप जटोली जो है वो 5वें स्थान पे रहे थे, 5,062 वोट उनको मिले थे। और वहीं बीएसपी के सुनील कुमार 6ठे स्थान पे रहे थे, उनको 2,140 वोट मिले थे। और वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 42,990 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जो जीत 36,580 वोटों से हुई थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत 42,990 वोटों से हुई। कहीं ना कहीं 43,000 वोटों से जीत हुई। यानी कि शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें, शुरुआत में अगर हम देखें तो यहाँ पे बीजेपी को कहीं ना कहीं एज मिला है, लगभग यहाँ पे 7,000 वोटों का। और यहाँ के जो जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के जो मतदाता है वो करीब 55,000 है। वहीं ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो 1,90,000 के करीब है और शहरी मतदाताओं की बात करें तो 60,000 के करीब मतदाता। वहीं यादव बाहुल्य इलाका है, करीब 85,000 यादव मतदाता है। वही जाटों की अगर हम बात करें तो 22,000 के करीब है, राजपूत की बात करें तो 23,000 के करीब मतदाता है, ब्राह्मणों की बात करें तो 12,000 के करीब मतदाता है, सैनी समुदाय की बात करें तो 6,000 के करीब मतदाता है और वहीं मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 5,000 के करीब आबादी है। वही कुल मिलाकर 2,52,000 के करीब पटौदी विधानसभा क्षेत्र की आबादी है मतदाताओं की। वहीं यहाँ की खास बातें हैं, सैफ अली खान व उनकी धर्मपत्नी करीना कपूर जो है वो यहाँ से पटौदी विधानसभा से वोटर हैं और जनता ने लगभग हर चुनाव में यहाँ से अपना प्रतिनिधि बदला है। कहीं ना कहीं नए नेता को यहाँ से जनता ने स्वीकार किया है। हमेशा बदलाव का मूड जनता का यहाँ पर रहा है। इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं आप पटौदी विधानसभा क्षेत्र को? देखिए अजय जी, पटौदी क्योंकि पुराने वक्त से रियासत रही है और यादव बहुल इलाका है, उस नाते से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी का और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी के प्रभाव का इलाका है। और मैं समझता हूं जो पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में जी जो बढ़त मिली है वो राव इंद्रजीत जी के निजी प्रभाव की वजह से मिली है। वैसे भी इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का असर रहा है। वर्ष 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बिमला चौधरी यहाँ से विधायक बनी और 2019 के चुनाव में सत्यप्रकाश जरावता जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे विजयी हुए थे। उस नाते से मैं समझता हूँ यहाँ पे जो आपने कहा कि बीजेपी को एज है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त पे है। जी, वहीं आइए अब हम बात करते हैं
बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों में कौन कौन से नेता शामिल है। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो अलग अलग टीमें भेजी गई, जो अलग अलग सर्वे करवाए गए, उन सर्वों के अंदर जिन जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं टिकट के दावेदारों में, आइए उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से सत्या प्रकाश जरावता का प्रमुखता से नाम यहां पे आ रहा है और वर्तमान विधायक भी है, कहीं ना कहीं कद्दावर नेता है, इस नाते उनका नाम यहां पर टिकट के दावेदारों में प्रदीप जी प्रमुखता से है। बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा है कि सत्य प्रकाश जरावता जी सिटिंग एमएलए हैं और उस नाते से उनकी स्वाभाविक दावेदारी है और सबसे मजबूत दावेदारी उनकी है। इसके साथ साथ देखिए, विधानसभा में भी जब भी बोलने का मौका मिलता है सत्य प्रकाश जरावता अपनी बात मुखर होकर बोलते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस नाते से मैं समझता हूं कि उनकी उम्मीदवारी जो है, दावेदारी कह लीजिए, वो शायद सबसे मजबूत है भारतीय जनता पार्टी में और वो एक अच्छे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए अवश्य साबित होंगे। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो निकल के आया है, बिमला चौधरी है, पूर्व विधायक है। हालांकि इंद्रजीत की सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा रहती है, इसी वजह से ये भी टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। देखिए अजय जी, बिल्कुल बिमला चौधरी जी वर्ष 2014 में राव इंद्रजीत जी के समर्थन से ही उनको टिकट मिला और वो विधायक बनी और अब भी उनकी दावेदारी काफ़ी कुछ हद तक राव इंद्रजीत जी के पे ही निर्भर करती है कि पार्टी राव इंद्रजीत जी की बात का कितना ख्याल रखती है। और क्योंकि पटौदी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो उस नाते से मैं समझता हूँ पार्टी शायद राव इंद्रजीत जी की बात का वहाँ पे ख्याल रख के बिमला चौधरी जी को वहाँ से उम्मीदवार बना सकती है। जी, बना सकती है। वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम है नरेंद्र पहाड़ी का, जी हाँ, नरेंद्र पहाड़ी भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं या पुराने आरएसएस से जुड़े रहे हैं और इंद्रजीत की इनको भी सपोर्ट है। और वहीं मेहरचंद गांधी है, डीसी ऑफिस में कर्मचारी थे गुड़गांव के अंदर और इनको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तमाम जो लोग हैं वो इनको हेल्पर के रूप में जानते हैं। और साथ ही साथ राजकुमार है जो कि दिल्ली पुलिस में अभी वर्तमान में है। हालांकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टिकट मिलती है तो मैं इस्तीफा अपनी नौकरी से दे दूंगा। तो नरेंद्र पहाड़ी की बात हो या मेहरचंद गांधी की बात हो या फिर राजकुमार की बात हो, ये तीनों ही लोग टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, चाहे नरेंद्र पहाड़ी हो या मेहरचंद गांधी की बात हो या राजकुमार जी की बात हो, मैं इन सब लोगों में नरेंद्र पहाड़ी जी को ज़्यादा मजबूत दावेदार मानता हूं क्योंकि पिछला चुनाव जो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे मत लिए थे। और यदि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के लिहाज से उनको अपना उम्मीदवार बदलती है तो उस नाते से मैं समझता हूँ नरेंद्र पहाड़ी काफ़ी अच्छे उम्मीदवार वहाँ से पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं। और राव इंद्रजीत जी का क्योंकि उनको समर्थन हासिल है तो मैं समझता हूं कि वो काफी अच्छे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं। जी, वहीं आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में नाम शामिल है, पवन भोड़ा कला है। जी हाँ, पवन भोड़ा कला टिकट के दावेदारों में शामिल है, बिजनेसमैन है, जाति खटीक से आते हैं। और वही धर्मपाल भोड़ा है, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, चाहे वो पवन जी की बात हो या धर्मपाल जी की बात हो, दोनों उम्मीदवार आईएनएलडी के लिए अच्छा काम करने वाले लोग हैं। परंतु फिर वही बात आती है कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ आईएनएलडी का समझौता हुआ है तो निर्भर करेगा कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी आईएनएलडी के पास जाती है, बहुजन समाज पार्टी के पास जाती है, इस बात पर निर्भर करेगा। तो भी उनकी उम्मीदवारी के बारे में हम कुछ ना कुछ तय कर सकते हैं। जी, वहीं आईएनएलडी के बाद जेजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों की बात करें तो जेजेपी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में शामिल है, दीपचंद प्रकाश हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, जिला परिषद के चेयरमैन रही है इनकी बेटी। तो इस नाते से, हालांकि इनकी जो बेटी है इनको प्रत्याशी इन्होंने ही बनाया था, जिला परिषद की चेयरमैन बनाया था। तो दीपचंद प्रकाश जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। टिकट के दावेदारों में दीपचंद प्रकाश का नाम प्रमुखता से जेजेपी की तरफ से शामिल है। वही दीपाली चौधरी, हालांकि जो इनकी बेटी है, ये दोनों ही टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, दीपचंद जी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी जेजेपी की टिकट पर लड़ा था और उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। उस नाते से स्वाभाविक तौर पर दीपचंद जी अच्छे उम्मीदवार हैं
और यदि पार्टी महिला कोटे की बात करती है, किसी महिला को प्रत्याशी बनाने की बात करती है, तो दीपाली जी वहां से एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती है जननायक जनता पार्टी के लिए। वो एक, लेकिन प्रदीप जी, दीपाली जी कहीं ना कहीं बीजेपी से भी टच में है, क्योंकि जब इंद्रजीत सिंह अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उनका समर्थन किया था, तो वो लगता है कि अभी असमंजस में है कि जेजेपी में ही रहे या फिर बीजेपी में चले जाए। देखिए अजय जी, एक दीपाली जी नहीं, जितने भी उम्मीदवारों के हमने, चाहे किसी भी पार्टी का के हों, हमने जितने भी उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की है, उनमें से जो जो चुनाव नज़दीक आएगा बहुत सारे लोग पाला बदलेंगे। जैसे नरेंद्र पहाड़ी कि हम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी के रूप में बात करते हैं, उन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय तौर पर लड़ा था। इस तरीके से बहुत सारे उम्मीदवार पार्टियों में, विभिन्न पार्टियों में पाला बदलेंगे। अकेले दीपाली जी की बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ है जी। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों के नामों पर चर्चा करें तो सुधीर चौधरी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। सुधीर चौधरी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल हैं। देखिए अजय जी, सुधीर जी की जहाँ तक बात है, वो पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, परंतु दोनों चुनाव में उनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। एक बार वो तीसरे नंबर पे, एक बार चौथे नंबर पर रहे हैं। उस नाते से मैं नहीं समझता कि पार्टी उनके ऊपर दाव खेलेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो 2 बार पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, उस नाते से उनकी स्वाभाविक दावेदारी बनती है जी। वहीं यहाँ से टिकट के दावेदारों में रामवीर सिंह का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। पूर्व विधायक रहे हैं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन रहे हैं, और इनके पिताजी हीरालाल जो है वो भी पूर्व विधायक रहे हैं। हालांकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ज्यादा पार्टी बदलते, इन्होंने भाजपा ज्वाइन की, कांग्रेस ज्वाइन की, एनएलडी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम जो पार्टियों में ये जा चुके हैं। कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों का ज्ञान जो है वो रामवीर सिंह के अंदर है। देखिए अजय जी, रामवीर सिंह जी को राजनीतिक दलों के अलावा सरकारी नौकरी करने का भी ज्ञान है। मैं आपको बता दूं, रामवीर सिंह जी हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड में सेक्रेटरी के तौर पे वो नौकरी करते थे, और उसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देके और लोकदल की टिकट पे चुनाव लड़ा, और वर्ष 2000 में वो लोकदल से विधायक बने। राजनीतिक परिवार से आते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, परंतु वो बार बार सभी राजनीतिक दलों में गए हैं। उस नाते से ठीक है, वो वर्तमान विधायक होने के नाते कांग्रेस पार्टी में आज हैं और वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया वो सभी पार्टियों में रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनकी दावेदारी कमजोर पड़ती है जी। इसी लिहाज से थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। हालांकि राजनीतिक परिवार रहा है, राजनीतिक परिवार के चलते उनकी दावेदारी यहाँ पे टिकट के दावेदारों में शामिल है प्रमुखता से। वहीं राजेश वाल्मीकि की बात करें या राजकुमार वाल्मीकि की बात करें, या फिर जो लड़की है परल चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी बेटी है, और इनके पिताजी दलित नेता रहे हैं राव इंद्रजीत के समय। हालांकि इनका 36 का आंकड़ा था। तो ये तीनों ही लोग, राजेश वाल्मीकि, रामकुमार वाल्मीकि और परल चौधरी, तीनों ही टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए, चाहे राजेश जी की बात हो, चाहे परल की बात, चौधरी की बात हो, या रामकुमार जी की बात हो, मैं समझता हूँ ये लोग दावेदार अवश्य हैं, परंतु इनमें मैं समझता हूँ परल चौधरी की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। पार्टी मैं समझता हूँ उनके ऊपर अवश्य विचार करेगी, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जी का जो कद है राजनीतिक तौर पर वो काफ़ी बड़ा रहा है और उस इलाके में काफ़ी सक्रिय वो रहे हैं। उस नाते से पार्टी शायद उनके ऊपर विचार करे। बाकी क्योंकि अब की बार कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी सोच समझकर टिकट बांटने का फैसला कर रही है, तो मैं समझता हूं कि वो समय बताएगा कि पार्टी किस उम्मीदवार के ऊपर दाव खेलेगी। और दूसरी चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा कि अभी बहुत समय है, बहुत सारे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे। आज एक व्यक्ति एक पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहा है, टिकट नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से पाला बदलने के लिए वो तैयार रहेंगे, पाला बदलेंगे जी। तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में क्या पटौदी विधानसभा क्षेत्र से भी त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है? देखिए अजय जी, मैं यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं देखते हैं हम, परंतु राव इंद्रजीत जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे। और देखने वाली बात ये रहेगी कि राव इंद्रजीत जी की बात को पार्टी कितना वजन देती है, उनके उम्मीदवार को कितना वजन देती है, उनके जिसके लिए वो पैरवी करेंगे।
और यदि उनके उम्मीदवार को पार्टी पे विचार नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई व्यक्ति राव इंद्रजीत जी के खेमे से वहाँ से अपनी दावेदारी उम्मीदवारी पेश कर सकता है और कहीं ना कहीं उस स्थिति में अवश्य त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। जी बिल्कुल, ये था पिटौदी विधानसभा क्षेत्र का टिकट के दावेदारों का समीकरण। हमने आपको बारीकी से बताया। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया था, जो टीमें भेजी गई थी, उन टीमों के अंदर, उस सर्वे के अंदर जिन जिन नेताओं के नाम सामने आए उनके बारे में आज हमने चर्चा की। टिकट के दावेदारों में आखिरकार कौन कौन से चेहरे शामिल है। आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा नाम जो इस सर्वे के अंदर छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ जो नंबर बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और आपको बताएंगे कि वहां पर टिकट के दावेदारों में कौन कौन से नेता शामिल है और साथ ही साथ उस विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं। दीजिए तब तक आपके अपने साथी अजय लोहान व प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।